Hello everyone, welcome again on the digital platform of the Toolbox. So, हम लोग बात कर रहे थे आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। आइडियल ट्रांसफार्मर अपना ओवर हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस हैं आइडियल से रिलेटेड, कुछ फेजर से रिलेटेड। इकट्ठा ही हम लोग फेजर वगैरह के क्वेश्चन जो भी हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ओवर होने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल मीन्स व्हाट? प्रैक्टिकल मीन्स व्हाट? जो रियल कंडीशन को क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे जो रियल कंडीशन में, एक्चुअल में, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इसी वजह से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं, रियल ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग जब बात कर रहे थे किसमें, आइडियल ट्रांसफार्मर में, तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। मैं कह रहा था कि अगर मान लो कि दो लोगों की शादी होनी है, सपोज करिए लव मैरिज है, सपोज करिए लव मैरिज है, ओके। तो क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि भाई अच्छा खासा कमाता हो, कमाता अच्छा खासा हो, है ना। और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, खुश दोनों क्या हो, नहीं ऐसा मान लेते हैं कि क्या हो, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। लड़के का अपना अलग एक्सपेक्टेशन हो सकता है, लड़कियों का अपना अलग एक्सपेक्टेशन हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक लव मैरिज है, कुछ अलग अलग एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि मतलब अगर 36 गुण अपने मिल गए तो वो क्या हो गया, मीन्स आइडियल हो गया। ये कंडीशन कैसा हो गया, आइडियल हो गया। बट हुआ ऐसा, सपोज करिए कि मैं कह रहा हूं कि हुआ ऐसा कि भैया 29 ही गुण मिले, 29 ही गुण मिले। बट जो ये शादी करवा रहा है वो ऐसा चाह रहा है कि नहीं भाई, अब चलो जो है यही है, लास्ट पेयर है, इसको करवा ही देते हैं शादी, है ना। तो वो क्या करेगा, कुछ जुगाड़ करके, कुछ करके, तो ये क्या करेगा, शादी करवा देगा, मीन्स 29 गुण के साथ ही। अब 29 में जो कुछ गुण मैच नहीं किया, इसकी वजह से क्या होगा, कुछ कंफ्लिक्ट होगा दोनों के बीच में, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ एरर्स आएंगे, कुछ ऐसा होगा ये चाहता है बट ये नहीं चाहती है, तो इसके बीच में क्या आने लगेगा, कुछ एरर आने लगेगा। कुछ क्या होगा, सपोज करिए इतना कमा के ला रहा है, वो ज्यादा उड़ाने वाली है, तो क्या होगा, लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर में भी बात करेंगे। ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या कर देंगे, मीन्स हमारा जो एक्सपेक्टेशन था आइडियल ट्रांसफार्मर का, वो सपोज करिए क्या था, कुछ ऐसा रहा होगा, R इज इक्वल्स टू 0, लीकेज फ्लक्स नहीं होना चाहिए, लीकेज फ्लक्स नहीं अवेलेबल होना चाहिए, ये भी 0 हो जाए, और क्या हो जाए, म्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, मीन्स ये आइडियल कंडीशन था। ये वो गुण थे जो हमें मिलना चाहिए था किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर। आइडियली ऐसा मिलना चाहिए था। मानिए 36 गुण क्या करने चाहिए थे, मैच करने चाहिए थे। बट हुआ क्या, जब मैं ट्रांसफार्मर का कोर डिजाइन किया तो गुण मैच नहीं किया, मीन्स ये वैल्यू जो है वो कितना आ गया, आपको पता होगा, ये लगभग इसके बीच में लाई कर जाता है। अच्छा, कुछ ना कुछ इसमें अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, लीकेज फ्लक्स भी अवेलेबल होगा, ये भी मैच नहीं किया। और कुछ इसमें क्या हो गया, वाइंडिंग रेसिस्टेंस। इसका मतलब ऐसा हुआ दोस्त कि यहां तो एक भी गुण मैच नहीं किया, यहां तो एक भी गुण नहीं मैच किया। ये कुछ वो उस तरह का कंडीशन है कि भैया लड़का या लड़की जो है वो तो मांगलिक है, लड़का या लड़की जो है वो तो मांगलिक है। अब क्या करोगे, मीन्स इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट है। यानी इसका मतलब है दोस्त कि अब तो लड़की या लड़के में से कोई एक मांगलिक निकल गया। अब क्या किया जाए, तो मैं कहा एक काम करो, जिस चीज को जितना कम से कम रिड्यूस कर सको वो करने की कोशिश करो। अगर लड़का या लड़की में से कोई एक मांगलिक है तो उसकी शादी पेड़ से करवा दो, तो मंगल दोष गायब हो गया, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो अपना कोर मटेरियल है दोस्त, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, सिलिकॉन ऐड कर देते हैं, और इसके साथ कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंट कर देते हैं।
इसका मतलब है, मैंने बेसिक में पढ़ा रखा है, CRGO का मटेरियल यूज करते हैं, CRGO माने अब मैं क्या करा रहा हूं, इसकी पेड़ से शादी करवा रहा हूं। देखो कैसे, मीन्स इसकी परमिएबिलिटी तो मैं इनफाइनाइट नहीं कर सकता, बट कोशिश ये करूंगा एज मच एज आई कैन, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कितना ले जा सकता हूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इसे कितना ले जा सकता हूं, तो मैं इसे क्या करूंगा, CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन करा दूंगा। अगर ये कोल्ड रोल्ड ग्रेन हो जाएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा, सारे डायपोल्स एक तरफ हो जाएंगे ओरिएंटेड, यानी अब मैंने क्या करा दिया, इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले जाने की कोशिश किया, हाँ, सारे डायपोल्स को एक तरफ ओरिएंटेड करा दिया। अब मैं तो ऐसा नहीं कह रहा था, मैं सोच रहा था आइडियली हो जाए, तो थोड़ा सा एक दोस्त क्या हो गया, खत्म हो गया। नाउ दूसरी बात हम लोग क्या कह रहे हैं, लीकेज फ्लक्स नहीं होना चाहिए अवेलेबल, बट मिनिमम तो कर सकते हो ना। मैं कह सकता हूं मिनिमम तो रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो अवेलेबल रहेगा, बट ये टेंस टू कितना मान लेते हैं, 0 है, और ये भी टेंस टू कितना है, 0 है, मतलब कोई भी गुण मैच नहीं कर रहा है। मैच करना चाहिए था आइडियली, बट मैच नहीं किया। इस कंडीशन में हमने क्या करा दिया, एक पेड़ से शादी भी करा दिया, उसके बाद भी ये क्या हुआ, गुण मैच नहीं हुआ आइडियल का, प्रैक्टिकल के केस में। अब दोस्त अगर गुण मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं खटपट तो अनबन तो बनी रहेगी, और वो अनबन और वो खटपट हम लोग कहां पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग लॉसेस में, एफिशिएंसी में, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस, एफिशिएंसी निकालेंगे, तो उस चीज को हम लोग वहां पढ़ेंगे कि अगर हम लोगों ने फोर्सफुली दोनों की शादी करवा दी है, मीन्स किसकी किसकी, वाइंडिंग और कोर की अगर हमने शादी करवा दी है, तो इनके बीच में जो खटपट अवेलेबल हुआ उसका स्टडी हम लोग कब करेंगे, बाद में, और देख के मजा लेंगे कि क्या झगड़ा चल रहा है इन दोनों में, कब ये लोग आपस में ऐसा बात करें, आपस में ऐसा रहे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी दे जाए, कि मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगने लगे, या लगने लगे कि आहा कपल हो तो बस ऐसा हो, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे वो, ठीक है। कहने का मतलब है कि अभी मैं क्या करा रहा हूं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोर के साथ फोर्सफुली मैरिज करवा रहा हूं। एक्चुअल में दोनों का एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि ये ऐसे ऐसे गुण अवेलेबल हो, बट मैच नहीं कर रहा है। तो अभी जो शादी हो रही है दैट इज फोर्सफुली मैरिज। अगर फोर्सफुली है दोस्त, क्योंकि गुण मैच नहीं कर रहा है, फोर्सफुली है, तो इसका मतलब क्या है कि लॉसेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नाउ जरा देखते हैं क्या है। तो मैं कहता हूं क्या कहता हूं कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर या रियल ट्रांसफॉर्मर, हेडिंग लिखिएगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, या इसी को कई लोग कहते हैं रियल ट्रांसफॉर्मर। रियल ट्रांसफॉर्मर, प्रैक्टिकल या रियल ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब हुआ कि जो रियलिटी में अवेलेबल है, जो चीज आपको दिख रही है, मिल रही है, रियल फील्ड के कंडीशन में जो हमें मिलती है, उसकी बात हम लोग करेंगे। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में, तो R इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक, वाइंडिंग का रेसिस्टेंस 0 नहीं होगा। अब प्राइमरी ले लीजिए या सेकेंडरी ले लीजिए, HV साइड ले लीजिए या LV साइड ले लीजिए, मीन्स कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस अवेलेबल होगा। दूसरा, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इसका मतलब नॉन लीनियर BH कर्व मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी में भी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही क्या होगा, रेसिस्टेंस अवेलेबल होगा, ओके। अगर भैया म्यू इज नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट है दोस्त, तो इसका मतलब है, थर्ड वाली बात कहता हूं, द थर्ड इज, अगर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट है तो BH कर्व नॉन लीनियर हो गया। अगर दोस्त ऐसा है, अगर ऐसा है, तो लीकेज फ्लक्स
इज नॉट इक्वल्स टू 0। माने लीकेज फ्लक्स क्या होगा, अवेलेबल होगा। कैसे होगा बात करते हैं। इसका मतलब है हमारे किसी भी आइडियल कंडीशन को दोस्त ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो मतलब लॉसेस तो आने ही आने हैं। ठीक है, ओके। नाउ लिखिए जरा, इसमें लिखिएगा इन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, इन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर द आइडियल कंडीशन, in practical transformer the ideal condition like ये तीनों कंडीशन लिखिए, like r is not equals to 0, mu is not equals to infinite, mu is not equals to infinite, and there is a leakage flux, there is a leakage flux through the air, through the air, एयर के अंदर क्या होगा, एक लीकेज फ्लक्स अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए जरा सा देखते हैं, जरा सा देखते हैं कि सपोज करिए आपके पास एक कोर अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं, हमें बहुत जरूरत लगेगी इसकी। ओके, देखिएगा अगर इस कंडीशन को आपको समझना है तो ध्यान से एक बार देखिएगा। मैं यहां तक बताऊंगा कैसे एमएमएफ की वैल्यू आपके पास जो होगी वो सब्सट्रैक्ट करने पे इतनी बनेगी। थोड़ा सा आप ध्यान लगा के समझिएगा। ठीक है, तो ये सपोज करिए आपके पास ट्रांसफार्मर का कोर है, ये हो गया आपके पास कोर, और इसको और अच्छे तरीके से बना लेते हैं। अब इसकी मैं क्या करता हूं, ट्रांसफार्मर के अंदर अगर आप देखेंगे तो पतली पतली प्लेट्स रखी होती हैं। ये एक्चुअली में प्लेट्स जो होते हैं ये एडी करंट लॉस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं, इसका लैमिनेशन कर देते हैं। अब ये लैमिनेशन करने की वजह से जो करंट का पाथ होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मतलब उस पाथ में क्या आने लगता है, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एडी करंट लॉस में रिडक्शन आ जाता है। और ये थोड़ा सा मैं इसे 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोर अच्छे से दिख जाए। कोर थोड़ा अच्छा दिखता है तो समझाने में सही होता है। ओके, सो दिस साइड इज टू बल्की। चलिए ठीक है, ये आपका बन गया, कोर डिजाइन हो गया। ठीक है, अब सपोज करिए यहां पे आपने वाइंडिंग रख दी। दिस इज N1 टर्न्स, 1 2 3 4 5 6 वाइंडिंग यहां पे मैं रख रहा हूं, और यहां पे मैं रख रहा हूं 1 2 3 4 5। This is N2 turn, this one is N1 and this one is N2. So N1 is greater than N2 and this one is your air, ये आपका एयर वाला एरिया है। तो मैं कह रहा हूं N1 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, N2 से। बस यही कंडीशन लेके चलूंगा मैं। ठीक है, ये आपके पास कोर अवेलेबल हो गया, ये ट्रांसफॉर्मर हो गया। अगर ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है तो इसका मतलब है ये वाला साइड जो होगा, ये वाली साइड जो होगी, इसे मैं कह रहा हूं HV साइड। प्रैक्टिकल क्या आइडियल भी होता तो इसे मैं क्या कहता है, HV साइड, और इस वाले साइड को मैं क्या कहूंगा, LV साइड, लो वोल्टेज साइड।
ठीक है, ये दो तरह का अपने पास अवेलेबल है। ओके, नाउ अगर ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है तो इसका मतलब है इसकी परमिबिलिटी, जो कोर की परमिएबिलिटी है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और वी कैन से दैट दिस विल लाई बिटवीन 2000 टू 6000, 2000 से 6000 के बीच में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाई करता है। ओके दोस्त, अब जरा देखो, अगर इसके पास प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है तो इसका मतलब है यहां पे कुछ रेसिस्टेंस अवेलेबल होगा इसके कॉइल में। रेसिस्टेंस भी क्या होना होगा, अवेलेबल होना होगा। ठीक है, मैं कह दिया, चलिए इसको डॉट बना देते हैं, इसे भी डॉट बना लेते हैं। अभी ले लेते हैं कन्वेंशन, अगर रेसिस्टेंस अवेलेबल होना होगा तो, ठीक है, तो इसका मतलब है अभी चलिए यहां पे मैं रख देता हूं एक वोल्टेज सोर्स दैट इज V1 ऑफ टी। यहां पे मैं कहा ये वोल्टेज V1 है, और यहां पे जो इंड्यूस वोल्टेज हुआ वो E1 है, और यहां पे मैं लगा देता हूं एक स्विच क्यों लगाया, बस ऐसे ही देखते जाइए क्यों लगाया मैंने। यहां पे मैं लगा देता हूं लोड, और लोड का जो नेचर है वो तीन तरह का अवेलेबल होता है, यूपीएफ, लैगिंग, लीडिंग। तो मैक्सिमम जो लोड होता है अपने पास लैगिंग नेचर का होता है, तो मैं मान लेता हूं यहां पे जो लोड लगा है इसका नेचर कैसा है, लैगिंग का। ये हो गया आपके पास लोड, और इसका नेचर कैसा है, लैगिंग का। सो द वोल्टेज इज V2, यहां पे आपके पास वोल्टेज हो गया, एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E2। ठीक है, यही चीज अब तक बनाते आ रहे थे हम लोग, तो इसी वजह से डॉट कन्वेंशन पहले ही लगा दिया। नाउ सपोज करिए अगर लोड यहां पे ओपन सर्किटेड, लोड कैसा है, ओपन सर्किटेड। अगर दोस्त लोड ओपन सर्किटेड है तो यहां पे I2 की वैल्यू क्या होगी, नॉट I2 इज इक्वल्स टू कितना होना होगा, इज इक्वल्स टू 0 होना होगा। I2 की वैल्यू 0। अगर I2 की वैल्यू 0 है तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अगर म्यू की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, मींस म्यू की वैल्यू कितनी है, 2000 टू 6000, इसका मतलब है इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगी। अभी आइडियल केस में नहीं कर रही, आइडियल केस में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था। यहां पे I नॉट की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, लेकिन यहां पे वैल्यू कुछ है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू क्या था, इनफाइनाइट। आइडियल कंडीशन में हम लोग दो बातें डिस्कस किया था। पहला बात म्यू इज इक्वल्स टू कितना, इनफाइनाइट पे डिस्कस किया था। दूसरा बात म्यू इज इक्वल्स टू नॉट इनफाइनाइट पे डिस्कस किया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये ओपन कंडीशन है तो आपको पता है यहां से एक करंट आएगी जिसका डायरेक्शन जो होगा ऐसा होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, और एक फ्लक्स यहां पे फ्लो कर जाएगा। और ये कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। ओके, अगर दोस्त ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया, जिसको मैंने पहले लिख दिया। सो इसका डायरेक्शन आपको कुछ इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन आपको अवेलेबल हो गया। सो इसे मैं कह दिया, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ φ1 ऑफ क्या हो गया, T हो गया। ठीक है, φ1 ऑफ T हो गया, इतनी आपके पास अवेलेबिलिटी आ गई। अब जरा देखो, जब यहां पे करंट की वैल्यू 0 है दोस्त, तो इसका मतलब है कि यहां पे ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा, सिर्फ E1 रहेगा, और V2 में कोई भी वोल्टेज अभी नहीं मिलेगा। इस टर्मिनल के अक्रॉस तो वोल्टेज है, इस लोड के अक्रॉस अभी आपके पास, हाँ अगर यहां से रख के नापते हैं तो ठीक है, अलग बात है, बट ठीक है। मैं कहा कि यहां पे इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया, E2 हो गया, करंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है, ये करंट कौन सी फ्लो हो रही है, दैट इज नो लोड करंट I नॉट। थोड़ा वेट करिएगा, 1 मिनट। चलिए, डिस्टरबेंस थोड़ा बाहर से आवाज आ रही थी। चलिए ठीक है, तो मैं कहा अगर मैं सर्किट को ओपन रखता हूं तो यहां पे कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा। अगर ड्रॉ नहीं होगा, वहां से कोई लोड में करंट नहीं जाएगा, तो यहां से एक करंट फ्लो होगी, दैट इज I नॉट। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा, कहानी यहीं से बनना स्टार्ट हो रही है, कहानी यहीं से बनना स्टार्ट होगी। ठीक है,
अभी मैं मान रहा हूं कि इसका कोई भी रेसिस्टेंस अवेलेबल नहीं है और यहां पे कोई भी लीकेज, मतलब लीकेज तो आना ही आना है, मतलब मैं कहा कि ये फ्लक्स फ्लो कर रहा है, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको स्विच क्लोज करूंगा, इस स्विच को अगर मैं क्या करता हूं, क्लोज करता हूं, तो जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो यहां पे I2 इज नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। अगर I2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो मैं कहा था लोड में जितना करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्ट कहां से उठाएगा, इस सोर्स से उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंक था, ये सोर्स था इसके लिए, इसके लिए सिंक कौन है, ये फ्लक्स है, और फ्लक्स के लिए कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कहां से, इस वोल्टेज सोर्स से आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये सोर्स जो है वो लोड को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सोर्स जो है वो लोड को सप्लाई कर रहा है। ओके ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई ऐसे ऐसी बातें होनी है, ऐसी बातें होनी है। अगर यहां पे करंट फ्लो करेगा तो एक फ्लक्स इसे क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। दोस्त देखो, दो तरह का फेजर है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं सारे फेजर को, दोनों ही फेजर को बताऊंगा, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं कह रहा हूं कि जब मैं इसको यहां से इस ओपन कंडीशन में एक फ्लक्स फ्लो हुआ जिसको मैं क्या कह रहा हूं, φ1, और जैसे ही क्लोज किया तो इसमें एक करंट फ्लो हुआ जिसे मैं क्या कहूंगा, φ2 कहूंगा, जिसे मैं कहूंगा φ2। ओके, तो इसकी वजह से फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और ये फ्लक्स फ्लो कर जाएगा कुछ इस तरह से, ये फ्लक्स फ्लो करेगा कुछ इस तरह से, which opposes the cause that satisfies the Lenz law। ये लेंज लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा मेरे दोस्त, है ना। ओके, अगर ये मेरे लेंज लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी मैं उसको डॉट बनवाया था कि अगर करंट एक डॉट से एंटर कर रही है, दूसरे से निकल रही है, इट मींस ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन इज परफॉर्म, ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन इज परफॉर्म। और उसका क्या मतलब था, φ1 और φ2 क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हो। ठीक है, दो बात समझ में आ गई। नाउ मैंने आपको क्वासी स्टैटिक स्टेट भी बता दिया था। क्या कहा था, फाई नेट जो फ्लो करेगा दैट इज φ1 माइनस φ2 इज ऑलवेज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, with respect to space, but with respect to time it's varying in nature, that is quasi static state, that is quasi static state। अगर मैं कहा दोस्त कि अगर I2 बढ़ेगा तो φ2 बढ़ेगा, अगर φ2 बढ़ा तो φ1 को भी क्या होना होगा, बढ़ना होगा, और φ1 बढ़ेगा तो ये ऑलवेज कांस्टेंट मेंटेन करेगा, और ये φ1 तब बढ़ेगा जब ये I बढ़ जाएगा, और I0 से ये कितना बन जाएगा, I1 बन जाएगा। I0 से क्या बनेगा, I1। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था I1 इज नथिंग बट द समेशन ऑफ I0 प्लस कितना, आगे भी बात करेंगे, रुक जाइए, पिछले नहीं आगे बात करेंगे। ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं कहा ये करंट कितना बन जाएगा, I1 करंट विथड्रॉ कर रहा होगा। ओके ओके, ये बात मुझे समझ आ गई। अब जरा आते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन में। प्रैक्टिकल में हमें प्राइमरी की भी क्या रखनी है, आपको वाइंडिंग का रेसिस्टेंस रखना है, लीकेज रिएक्टेंस रखना है। इसका मतलब है दोस्त क्या होना होगा, यहां पे आपके पास R1 प्राइमरी का वाइंडिंग का क्या रेसिस्टेंस। अगर परमिएबिलिटी नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट है या परमिएबिलिटी ये है, तो इसका मतलब है यहां से फ्लक्स पूरी तरह सभी फ्लक्स इसमें फ्लो नहीं कर पाएंगे। अगर सभी नहीं फ्लो कर पाएंगे तो ये क्या कर जाएगा, एयर में जंप कर जाएगा, एयर में क्या कर जाएगा, जंप कर गया। अब ये कूद गया है हवा में। अब जब बागी बनी गए हैं तो देखा जाएगा क्या हो रहा है ना। अब तो कर लिया, शादी करवा दिया हमने फोर्सफुली। ओके, अब ये कूद गया तो इसे मैं कहा ये लीकेज फ्लक्स हो गया φ1, φL1 बोल दिया मैं इसे, मैं कह रहा हूं φL1। नाउ अब ये भी क्या है, परमिबिलिटी तो है नहीं, ताकि ये सभी फ्लक्स क्या कर सके, अपोज कर सके, तो ये भी क्या कर जाएगा, लो,
ये भी हवा में कूद गया, बागी बेईमान। लो, अब किसी के साथ जुल्म होगा तो वो रास्ता तो बदलेगा ही बदलेगा। तो ये भी हवा में कूद गया, और इसका भी डायरेक्शन कैसा है, इस तरह से, इस तरह से। लो दोस्त, आ गया। अब मैं कहा यहां पे ये बन गया φL2, φL2 यानी लीकेज फ्लक्स 2। बस दोनों फेजर में क्या करना है हमें अभी बताऊंगा, फेजर को बस ध्यान से देखना। मैं कहा ठीक है, ये बन गया अपने पास कुछ ऐसा फ्लक्स लीकेज, ये इसका, ये इसका जो प्राइमरी का रेसिस्टेंस है उसे मैं मान लिया R1, और जो सेकेंडरी में कॉइल का रेसिस्टेंस है इसे मैं क्या मान लेता हूं, R2 मान लेता हूं। तो जरा लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं R1 इज इक्वल्स टू प्राइमरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस। R2 इज इक्वल्स टू सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस। R1 R2 क्यों लिख रहा हूं, प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सोर्स इस तरफ कनेक्टेड है और लोड उस तरफ कनेक्टेड है। नाउ यहां पे मैं कह रहा हूं ये आपके पास φL1 प्राइमरी लीकेज फ्लक्स, φL2 इज इक्वल्स टू सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। ठीक है। अब दोस्त बात यह है कि ये बताइए इसका रेसिस्टेंस तो R1 है, लीकेज फ्लक्स φ1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, लीकेज फ्लक्स φ2 है। ये बताना है कि R1 और जो फ्लक्स है, R1 और जो फ्लक्स है, और फ्लक्स की वजह से जो इंडक्टेंस क्रिएट होगा यानी JXL, एक्चुअल में इसका नेचर कैसा है, इंडक्टिव। तो ये क्या क्रिएट करता है, रिएक्टेंस। तो मैं कह दे रहा हूं, अभी कह दे रहा हूं JXL1 इज इक्वल्स टू प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस। मीन्स ये इसका बिहेवियर कैसा होगा, इंडक्टिव नेचर का होगा। तो इसे मैं कह दिया प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, और JXL2 इज इक्वल्स टू सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। यानी इसकी वजह से जो रिएक्टेंस प्रोड्यूस हुआ वो भी कैसा होगा, इंडक्टिव नेचर का। अब मुझे आप ये बताइए, ये और ये मीन्स ये इंडक्टेंस, ये रिएक्टेंस और ये किस में कनेक्ट किया जाए, सीरीज में या पैरेलल में? क्योंकि इसका पैरामीटर जो डिस्ट्रीब्यूटेड था उसे मैंने लंप कर दिया, यानी JXL1 कह दिया, और इसे क्या कह दिया, JXL2 कह दिया। तो ये पैरामीटर लंप हो गया। मीन्स अब मैं इसकी जगह, इस फ्लक्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूं, अब इस फ्लक्स की जगह एक इंडक्टर से रिप्लेस कर सकता हूं। दिस इज रिप्लेस बाय अ इंडक्टर, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, JXL1। ऐसे ही बना लीजिए, और इसका रेसिस्टेंस, इस वाइंडिंग का क्या है, रेसिस्टेंस वहां लिखा हुआ है, और इस वाइंडिंग का क्या है, रेसिस्टेंस। और जो ये लीकेज है इसको मैं क्या कह दे रहा हूं, इंडक्टेंस। तो ये बन जाएगा आपके पास सेकेंडरी लीकेज, इसको भी मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इंडक्टर से। तो ये बन जाएगा JXL2, है ना। यानी अब मुझे ये बताइए, ये रेसिस्टेंस जो इस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है और ये जो रिएक्टेंस है, ये सीरीज में कनेक्टेड होगा या पैरेलल में कनेक्टेड होगा? ये सीरीज में कनेक्टेड होगा या पैरेलल में कनेक्टेड होगा? देखते हैं। जो करंट फ्लो हो रही है I1 वो रेसिस्टेंस के पाथ में है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी किसकी वजह से, I1 की वजह से। अगर किसी दो एलिमेंट्स के अंदर सेम करंट रिस्पॉन्स कर रहा है, सेम करंट फ्लो हो रही है, तो वो दोनों कनेक्शन कैसे होते हैं, सीरीज।
छोटी सी बात बता देता हूं। मैं कहा एक रेसिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस, अगर इसके अंदर सेम करंट फ्लो हो रही है, इसके अंदर सेम करंट फ्लो हो रही है, तो ये किस में कनेक्ट होंगे? सीरीज में। यहां पे वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है, यहां पे वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है अगर कोई दो एलिमेंट है तो भी ये कैसे कनेक्टेड होंगे? अगर सेम करंट फ्लो हो रही है तो कैसे कनेक्टेड होंगे? सीरीज कनेक्शन, क्योंकि करंट क्या है? सेम फ्लो हो रही है, सेम पाथ में जा रही है। दोनों के पाथ का करंट जो है जितना इसमें जा रही है उतना ही इसमें, जितना इसमें जा रही है उतना ही इसमें, मतलब कैसा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। सिमिलर मैनर में अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं कहा जितनी करंट रेसिस्टेंस में जा रहा है, इस पूरे पाथ में जा रहा है, उतना जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही इंडक्टेंस भी प्रोड्यूस होगा, उतना ही लीकेज बढ़ेगा और उसकी वजह से इंडक्टेंस भी प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब है आर को और एक्सएल को किस में होना होगा? सीरीज में होना होगा, ठीक है, सीरीज में होना होगा। तो मैं इसका एग्जैक्ट तो नहीं कह रहा हूं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहता हूं कि कैसा ये बन के दिख रहा होगा। तो मैं कहा ये जो बनेगा, इसको मैं अगर थोड़ा मोटी मोटा देखूं तो मैं कहूंगा रेसिस्टेंस तो मेरे को सीरीज में दिख रहा है इंडक्टेंस के, रेसिस्टेंस सीरीज में दिख रहा है इंडक्टेंस के। ओके, इसको बना लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि मेरे को सही से जगह मिल जाए, ठीक है। तो मैं कहा दूसरा फोटो बनाइएगा। मैं कहता हूं इस कॉइल का कुछ रेसिस्टेंस होगा जिसको मैं, अभी ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है तो इसको मैं क्या कर देता हूं? लंप फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। लंप्ड नेटवर्क हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब किसी एरिया, किसी लेंथ, किसी वॉल्यूम पे अगर कोई भी पैरामीटर होता है तो वो कैसा कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है। जैसे 4 kg पर मीटर, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। 4 ओम पर मीटर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। लंप्ड मतलब वो पैरामीटर्स, वो एलिमेंट्स जिसको आप सर्किट से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे 2 मीटर नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग कहते हैं लंप्ड नेटवर्क, ठीक है। तो मैं कहा जो रेसिस्टेंस R1 है और जो इंडक्टेंस है वो दोनों किस में होगा? वो दोनों ही आपके पास सीरीज में कनेक्टेड होंगे। R1, यहां पे वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा, ठीक है। ये डॉट कन्वेंशन पहले से ही था। यहां पे VT हो गया, V1T, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे कम बना देते हैं। दिस इज 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी तरह से ये R2 और JXL2 इसको भी किस में कनेक्ट करना होगा? ये भी आप कनेक्ट करेंगे सीरीज में, JXL2, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। यहां थोड़ा सा एक स्विच लगा देते हैं ताकि आने वाले समय में आपको समझा सके। दिस इज लोड। ध्यान रखना दोस्त, यहां पे आपके पास जो वोल्टेज इंड्यूस होगा दिस इज E2 वोल्ट्स, यहां पे आपके पास जो वोल्टेज जनरेट होगा दिस इज V2 वोल्ट्स। यहां पे आपके पास करंट फ्लो होनी ही होनी है। अभी तो इस केस में ओपन है तो करंट छोड़ ही देते हैं। सपोज करिए S, दिस इज I2 करंट, I2 करंट। आइए इसको मैं कहा N2, N1 इज ग्रेटर देन N2, ये आपके पास एयर कोर है, और अब जो फ्लक्स लीकेज हो रहा था उसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, जो लीकेज फ्लक्स था उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया। नाउ ठीक है, अब जरा देखते हैं कोर की परमिएबिलिटी कितनी है। म्यू इज नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, परमिएबिलिटी नॉट इनफाइनाइट है। इसका मतलब है यहां से एक करंट फ्लो कर रही है ओपन कंडीशन में, दिस इज ओपन कंडीशन एंड द करंट इज I0, तो ये मैंने बना दिया फ्लक्स।
ये बन गया फ्लक्स। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गया ना। अगर ये ओपन कंडीशन में है तो करंट कितना फ्लो हो रही थी, हम लोग कह रहे थे कि ये करंट फ्लो होगी कितना, आई नॉट, करंट आई नॉट फ्लो हो रहा था। बात समझ में आ गई। ये समझ में आ गई थी कि जब हम लोगों ने आइडियल कंडीशन लिया था तो करंट आई नॉट फ्लो हो रहा था। ठीक है, इसे मैं कह दिया ये फ्लक्स कितना है, φ1t है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको क्लोज करता हूं, अगर मैं इसे क्या करता हूं, क्लोज करता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसे मैं क्लोज करता हूं तो I2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। अब अगर I2 नॉट इक्वल्स टू 0 होगी तो इस कॉइल में करंट फ्लो होगा और इसका डायरेक्शन में मान लिया, ऐसे मानना क्या, यही होना ही, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। अब करंट इस डायरेक्शन में है तो फ्लक्स इसका अपोज कर रहा है। अगर फ्लक्स अपोज कर रहा है, लेंज लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, लेंज लॉ को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये लेंज लॉ को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब है कि ये, इसे मैं रेड वाले को बोला φ2 हो गया, φ2t, यानी ये किस स्टेट में है, क्वासी स्टैटिक स्टेट में प्रेजेंट होगा, मतलब कांस्टेंट पड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब है जैसे ही यहां पे करंट आया तो ये करंट ड्रॉ करेगा और इसकी वैल्यू अब मैं बना दे रहा हूं, ये आई नॉट ना होके अब क्या बन जाएगा दोस्त, I1 बन जाएगा, आई नॉट ना होके I1 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई नॉट ना होके अगर I1 बन गया तो इसका मतलब है इसमें एक छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप, यहां पे भी एक छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप, यानी अब V1 नियरली इक्वल्स टू किसके है, E1 के है। नियरली इस वजह से बोल रहा हूं कि R1 और XL1 की वैल्यू बहुत कम होता है, हम लोग बहुत रिड्यूस करके रखते हैं। तो अब कंडीशन ऐसी आ गई कि V1 इज नियरली इक्वल्स टू, V1 इज नियरली इक्वल्स टू E1, क्योंकि यहां पे आपके पास एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, बिकॉज a voltage drop across R1 and R2 as well as JXL1 and JXL2। तो मैं ये पहली बात लिखा, एंड दूसरी बात क्या कह रहा हूं, दूसरी बात कह रहा हूं V2 की वैल्यू भी नियरली इक्वल होगी इसके, क्यों, क्योंकि यहां पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहां पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मैं कहा मान लेते हैं द EL1 इज वोल्टेज ड्रॉप across लीकेज रिएक्टेंस, दैट इज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, I इंटू EL1, I इंटू JXL1, और इसी तरह से EL2 जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, EL2 इज इक्वल्स टू I1 बोल दिया, I2 XL2। यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसे मैं कह रहा हूं इतना, और यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसे मैं कह रहा हूं इतना। ठीक है, इसे मैं कह रहा हूं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लीकेज रिएक्टेंस इन सेकेंडरी, और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, प्राइमरी की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि यहां पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप यहां पे भी होगा। हाँ, होने को रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है एज कंपेयर टू लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, आगे बात करेंगे कितना पर यूनिट के टर्म्स में लिखते हैं, तो जब मैं पर यूनिट सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पे बात करेंगे इसकी।
तो मैं कह रहा हूं अभी जो कंसिडरेशन में है सिर्फ मैं इसको कंसीडर करके चल रहा हूं, ठीक है। नाउ नाउ अब मैं फिर उसी बात पे आता हूं, इतनी बातें आप लिख लीजिएगा। अब मैं फिर इसी बात पे आता हूं, क्या अगर ये ओपन सर्किटेड होता मेरे दोस्त, अगर ये ओपन सर्किटेड होता तो इसका मतलब है यहां पे करंट नहीं आता, करंट नहीं आता तो ये फ्लक्स अवेलेबल नहीं होता, तो नेट फ्लक्स कितना मूव करता, phi1 मूव करता। तो नेट फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ phi net इज इक्वल्स टू phi1t, और phi1t सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता किसकी वजह से, I0, नो लोड करंट की वजह से। ओके, कब, जब S क्या है, यहां पे स्विच क्या है, ओपन है, जब ये कैसा है, ओपन है। नाउ phi net, तब मैं पूछ रहा हूं कि phi1t माइनस कितना, phi2t इज इक्वल्स टू, कब आ जाएगा ये कब होगा, जब I1 करंट यहां से फ्लो होगी, कब होगा, जब S कैसा होगा, क्लोज होगा। S कैसा होना है, क्लोज होना है। अब इसकी वजह से यहां पे फ्लक्स अपोज कर रहा होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे। आपसे सवाल ये है कि अगर ये स्विच ओपन था तो सिर्फ एक फ्लक्स फ्लो हुआ, दैट इज ये I0 की वजह से, तो इसमें MMF कितना बना, इसमें MMF कितना बना। तो आप कहोगे कि सर यहां पे इस कंडीशन में जो MMF बना दैट इज N1I0, N1I0, ठीक। मैं कहा कि इस कंडीशन में बताओ, जब स्विच को मैं क्लोज करता हूं तो इस कंडीशन में MMF कितना बना, तो आप कहोगे यहां पे जो MMF बना वो कुछ नहीं बनेगा, वो इतना बनेगा कि N1I1, और जितना अपोज कर रहा है, जो यहां पे फ्लक्स आया, जितना MMF यहां पे आया, क्योंकि ये अपोज कर रहा है, तो मैं कहा जो MMF आपके पास यहां पे बन रहा है N2I2, ये अपोज कर रहा है, इसकी वैल्यू उतना होगा जो पहले अवेलेबल रहेगा इसके अंदर, क्योंकि ये हमेशा कैसा है, कांस्टेंट फ्लक्स है, क्वासी स्टैटिक स्टेट में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, N1I0। यानी अब अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, यानी इस स्विच को क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। ये बात समझ में आ गई कि लिखने की आवश्यकता नहीं। तो अगर मैं स्विच को क्लोज करता हूं दोस्त, तो क्या बनते हुए नजर आया, कि अगर मैं स्विच क्लोज कर दिया तो क्लोज करने के बाद एक बैलेंस MMF की कंडीशन बनेगी। अगर मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो यहां पे आपके पास एक बैलेंस MMF की कंडीशन अवेलेबल होगी। तो मैं कहा एट बैलेंस MMF कंडीशन, बैलेंस MMF कंडीशन क्या कहता है कि जितना MMF आपने प्रोड्यूस किया प्राइमरी साइड में माइनस जितना MMF आपने रिएक्शन में आया सेकेंडरी साइड में, इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो वो उतना ही MMF अवेलेबल होगा जितना जब ये नो लोड कंडीशन में था। तो ये क्या अवेलेबिलिटी कितनी थी, आप कहोगे कि नो लोड कंडीशन वाले पे जितना अवेलेबल था, तो इसे मैं कह दिया ये वाला कंडीशन इतना अवेलेबल था। इसका मतलब है ये वाला कंडीशन जब लोडेड लगा दिए आपने तो ड्रॉ किया I1 करंट माइनस N2, तो ड्रॉ किया कितना I2 करंट, यहां से करंट I2 ड्रॉ किया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, नो लोड पे N1 ही टर्म था, और लेकिन करंट कितना फ्लो हो रहा था, I0, क्योंकि फ्लक्स कैसा था दोस्त, कांस्टेंट था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहां देखो, अगर मैं इसको लिखता हूं N1 बटा कितना I1 बराबर N1I0 प्लस कितना N2I2, है ना। तो यहां पे जो अवेलेबिलिटी आया I1 बराबर कितना I0 प्लस कितना N2 बटा कितना N1, और यहां पे क्या बन जाएगा I2, ठीक। अब जरा यहां पे अगर लिखना है तो लिख लो N1 बटा कितना N1। यहां पे आ जाओ जरा, मैं कह रहा हूं I1 बराबर कितना लिखा जाए
आई नॉट, और यहां पे क्या लिखा जाए, यहां पे लिख देते हैं हम लोग I2 बटा कितना, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं N1 बटा कितना N2। शायद ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बता रखी है, कोई बात नहीं, यहां से देख लो। यहां से देखेंगे तो ये बन जाएगा I1 बराबर I नॉट प्लस कितना I2 बटा कितना A। हमें पता है रिलेशन कितना, N1 बटा N2 बराबर कितना होता है, A होता है। और A बराबर क्या होता है, A बराबर है हमारे पास NHV बटा कितना NLV, और इसकी वैल्यू कितनी है, N हाई वोल्टेज साइड N1 है और ये N2 है, इस वजह से क्या कह रहा हूं, A कह रहा हूं। इसका मतलब दोस्त देखो जरा, इसका मतलब होता है कि I2 करंट अगर यहां पे है तो इसको मैं A टाइम्स कम कर दिया तो ये किधर चला गया, इस साइड बैठ के मैं देख रहा हूं। तो I1 जो है, जो प्राइमरी करंट ड्रॉ कर रहा है, वो एक्चुअल में फेजर समीशन है किसका, नो लोड करंट का, और प्राइमरी में रेफर करने वाले करंट को आप दोनों को क्या कर दे रहे हो, ऐड कर दे रहे हो। दिस इज द इक्वेशन दैट डिफाइंस द फेजर, दैट डिफाइंस द फेजर। ये फेजर का कोड डिफाइन करेगा। आगे हम लोग बनाएंगे फेजर बनाएंगे। मैं कहा ये आपके पास कुछ इस तरह अवेलेबल हो गया कि ऐसी ऐसी कुछ बातें अपने पास क्या हो गई, अवेलेबल हो गई। तो इसका मतलब है I1 इज अ फेजर समीशन ऑफ, फेजर समीशन ऑफ, फेजर समीशन ऑफ नो लोड करंट, नो लोड करंट, करंट प्लस लोडेड करंट, लोड करंट का दोनों का क्या हो गया, समेशन हो गया। ये बात मेरे को यहां से समझ आ गई, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब है इसको आपने क्या कर दिया, प्राइमरी में रेफर करके आप देखना चाह रहे थे तो I1 आपने निकाला। जरा मैं ये कोशिश करता हूं कि अप्रॉक्स सर्किट, अप्रॉक्स फेजर बनाया जाए इस सर्किट डायग्राम का, इस सर्किट का अगर मैं अप्रॉक्स बनाना चाहता हूं। मैं कहा ठीक है, अप्रॉक्स फेजर बना के देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देता हूं और इसका फेजर बनाने की मैं कोशिश करता हूं कि क्या इसका फेजर बनेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नो, तो अपने पास अगर देखा जाए तो कुछ सर्किट इस तरह से है। कैसा, एक रेसिस्टेंस, एक लीकेज इंडक्टेंस, और यहां पे आपके पास बन गया क्या, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। और ये आपका आयरन कोर, कई लोग 1 से दिखाते हैं, कई लोग 2 से दिखाते हैं, कई लोग दिखाते ही नहीं है, तो वो कोई इशू नहीं इस चीज का। और ये बन गया आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब यहां पे मैं लोड रखा हूं तो यहां पे एक रेसिस्टेंस, यहां पे इंडक्टेंस, और यहां पे मैं कनेक्ट कर दिया क्या, लोड। ये कनेक्ट हो गया लोड, ठीक है। इसे मैं कहा JXL2, इसे मैं कहता हूं R2, इसे मैं कहता हूं JXL1, इसे मैं कहता हूं R1, और ये हो गया V ऑफ T, V1 ऑफ T, और इसे मैं फेजर लिख दिया V1, और ये मैं बना दिया इंड्यूस्ड वोल्टेज E1, और ये भी क्या कह दिया, इंड्यूस्ड वोल्टेज E2, और ये डॉट कन्वेंशन तो अवेलेबल ही है। और यहाँ का जो वोल्टेज है इसे मैं कह दिया V2, और लोड जो है वो नेचर कैसा है, लैगिंग का। और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I2, सो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I1। ठीक है दोस्त, इसका मेरे को बनाना है फेजर। तो सबसे पहले मैं फेजर बनाऊंगा, अप्रोच करता हूं कि बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैं कह रहा हूं अप्रोच फॉर फेजर डेवलपमेंट, फॉर फेजर डेवलपमेंट, अप्रोच फॉर फेजर डेवलपमेंट। जब मैं अप्रोच लगाऊंगा तो मैं कह दूंगा कि जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो निग्लेजिबल मान लेते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस R1 एंड R2 इज नेग्लेजिबल।
तो अपने पास अवेलेबिलिटी क्या क्या है उसको जरा सा देख लेते हैं। मैं कहा ठीक है, कुछ अपने पास कुछ आइडिया अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरह से मेरे को नजर आएगा। मैं कहूंगा कि अगर मैं इसका फेजर बनाता हूं, एक आइडिया लगाना चाह रहा हूं, अप्रोच देखना चाह रहा हूं, तो मैं कहा आज तक मैं फ्लक्स कहां बनाया, यहां पे, तो अभी भी मैं इधर ही बना रहा हूं। ये सारा आइडिया आपको पता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपने देख रखा है। दिस इज 5, दिस इज 5। नाउ यहां से मैं कह रहा हूं कि V1 की वैल्यू लगभग बराबर है किसके, E1 के, V1 की वैल्यू, और यहां से मैं कहता हूं V2 की वैल्यू भी लगभग बराबर है किसके, E2 के। मान लिया कुछ वोल्टेज ड्रॉप है यहां पे, मान लिया, ठीक है। अगर दोस्त ऐसा है, और अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ देखेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसका फेजर कुछ 90 डिग्री से हम लोग बना रहे थे, आइडियल के साथ ही बना रहे थे, तो ये 90 डिग्री से क्या कर गया, लीड कर गया, 90 डिग्री से लीड कर गया। बाकी अगर आप अशफाक वगैरह पढ़ रहे हैं तो आइडिया है आपको कि उसे लैग कराया जा रहा है। कंडीशन मैंने बता रखी है क्यों वो लैग करा रहे हैं, ठीक है। वो फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और हम लोग सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, ठीक है। वो फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम लोग सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो यहां से आप देखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास V1 और इसकी वैल्यू बराबर है लगभग E1 के, ठीक है। और इससे कम वैल्यू पे कौन है, यहां पे है V2 और इसकी वैल्यू बराबर है किसके, E2 के। नाउ व्हाट द करंट इज, जो ये करंट जा रहा है I1 इज अ समेशन ऑफ I0 करंट, सॉरी, दिस इज अ समेशन ऑफ नो लोड करंट प्लस कितना, I2 बाई A करंट, और दैट इज I0 प्लस कितना, I2 डैश करंट, ठीक है। I2 डैश मीन्स द रेफर टू द प्राइमरी साइड, रेफर टू द प्राइमरी साइड। अब दोस्त एक बात बताओ, ये लोड कैसा है, लैगिंग नेचर है, तो इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो लैग करेगी वोल्टेज से, यानी V2 से क्या करना होगा, लैग करना होगा। अगर ये V2 से लैग करेगा, अगर V2 से इसे लैग करना होगा तो इसका मतलब है कि V2 वोल्टेज तो यहां पे है, तो इसको करना है लैग, तो मैं बनाता हूं इसका लैगिंग करंट, तो मैं कुछ डिग्री इसको क्या करा देता हूं, लैग करा देता हूं, तो मैं इसे कुछ डिग्री लैग करवाता हूं। तो ये आपके पास कुछ लैगिंग करंट आ गई। इसकी वैल्यू में मान लिया, मैग्नीट्यूड में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैग्नीट्यूड आप बना लीजिए, कुछ वैल्यू कितनी आ गई, I2 करंट से क्या हो गया, लैग हो गया। अब कह रहा है I2 डिवाइड बाई A से अगर I2 में डिवीजन कर देंगे तो वैल्यू घट जाएगी, दैट इज रेफर टू द प्राइमरी साइड, इस साइड में। तो इसका आप एक काम करिए, A से आप डिवाइड कर दीजिए, तो I2 डिवाइड बाई A कर देंगे, दैट इज I2 डैश हो जाएगा, I2 डैश रेफर टू द प्राइमरी साइड, ठीक है। कह रहा है कि ये तो आपके पास लैगिंग करंट आ गया। अब दोस्त इसमें जो बात की है, ये I2 जो करंट आया, ये किसकी वजह से आया, इसकी वजह से कौन आता है, Phi2 आता है, और Phi2 इन फेज होता है करंट के, क्योंकि फ्लक्स और करंट जो होगा Phi-L2 ये फेज में आएगा। यहां पे मैं देख के रखिएगा, जब आप कोर में देखोगे तो इस कोर में जैसे ही Phi2 करंट, I2 करंट आएगा तो वैसे ही क्या प्रोड्यूस होगा, Phi2 प्रोड्यूस होगा, और Phi2 जो होगा वो फ्लक्स और करंट क्या होता है, सेम फेज में होता है। तो मैं कहा यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, Phi-L2 करंट के फेज में, करंट के फेज में गया, ठीक है। नाउ अब आपने कहा था कि सर ये तो समेशन है, किसका किसका, इसका प्लस इसका, तब आपके पास I1 आएगा। मैं कहा हाँ, तो ये I0 करंट है, और I0 हमें पता है ये क्या होता है, दो चीजों का समेशन होता है, किसका किसका, एक होता है मैग्नेटाइजिंग करंट यहां पे, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कोर लॉस करंट कंपोनेंट, जो वोल्टेज के सेम फेज में जाता है। मैं अभी यहां पे डायरेक्ट I0 लिख रहा हूं क्योंकि ये सारी बातों का आपको आइडिया है।
यानी इसका करंट कौन सी, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू और इस वैल्यू का फेजर एडिशन करिए। फेजर इज नथिंग बट द वेक्टर समेशन। तो मैं कर रहा हूं इसका एक वोल्टेज मैं यहां पे लेता हूं, सॉरी जितना मैग्नीट्यूड का ये है इतना ही मैग्नीट्यूड मैं यहां पे रखता हूं। तो मैंने यहां पे एक मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर रखा और जितना मैग्नीट्यूड ये है इसके हेड से इसका टेल रख के यहां पे रखता हूं। तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। ठीक, नाउ इसका और इसका ब्लू वाले और रेड वाले का एडिशन क्या कहलाता है? ब्लू वाले और रेड वाले का एडिशन कहलाएगा आपके पास, दिस इज I1, ये कहलाएगा आपके पास I1। एक मिनट, ये कहलाएगा आपके पास I1। ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं। ये कहलाया आपके पास क्या, I1। फेजर समेशन था यानी वेक्टर समेशन था, ये आपके पास I1 आ गया, ये I0 और इसका। तो दोस्त अगर I1 आया था तो ये I1 जो था वो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, फाई 1 के लिए। तो मतलब है कि फाई लीकेज 1 इस फेज में होगा। जो लीकेज फ्लक्स आ रहा था फाई 1 किस फेज में होगा, जिस फेज में करंट जा रहा होगा उसी फेज में। ठीक, फ्लक्स और करंट जो होता है वो सेम फेज में होता है, लेकिन फ्लक्स से वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। कितने डिग्री, 90 डिग्री। यानी जो इंडक्टेंस मैंने बनाया है तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज आया है EL1 और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज आया है EL2। ये क्या करेगा, लीड करेगा। यानी जिस तरह से ये फ्लक्स इस वोल्टेज ये फ्लक्स लैग कर रहा है इस वोल्टेज से, उसी तरह से ये फ्लक्स भी लैग करेगा किस वोल्टेज से, इस E2 वोल्टेज से, EL2 वोल्टेज से, और ये फ्लक्स लैग करेगा इस EL1 वोल्टेज से। तो इसका मतलब है अगर मैं EL1 और EL2 बनाना चाहूं, तो अगर मैं EL1 बनाऊंगा दोस्त, तो वो कैसा बनता हुआ नजर आएगा, 90 डिग्री क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा इस फ्लक्स से। तो इसको मैं ब्लू कलर से ही बना दे रहा हूं, 90 डिग्री क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। अभी ये बस अप्रोच है कि कुछ ऐसा बनना चाहिए था। अभी तो हम लोगों ने रेसिस्टेंस गायब कर दिया है, रेसिस्टेंस को भी लेके चलेंगे अगले वाले फेजर में जब एग्जैक्ट बनाएंगे, एग्जैक्ट फेजर डायग्राम। तो ये जो फेजर होगा EL2 के साथ, क्यों, क्योंकि इससे क्या कर गया, 90 डिग्री लीड कर गया, 90 डिग्री लीड कर गया। नाउ अब ये EL1 जो होगा वो क्या करेगा, फाई 1 जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था यहां से, इससे क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। तो एक काम करता हूं, इसको मैं बना देता हूं ब्लैक वाले से। तो फाई 1 यहां है, फाई L1 यहां है, तो इसको क्या करना होगा दोस्त, लीड करना होगा 90 डिग्री से। तो यहां पे मैं इसे 90 से लीड करवा देता हूं। ये बन गया EL1। तो आपके पास दो वोल्टेज आ गए, EL2 और EL1, और EL1 की वैल्यू इज नथिंग बट I1JXL1 और EL2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, EL2 की वैल्यू I2JXL2। मेरे को लगता है ये फेजर आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट कोशिश ये करिए कि ये फेजर आप अच्छे से समझिए। और यहां पे आपके पास जो इसके बीच का एंगल आएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। अगर अभी भी आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी सेकेंडरी में कितना पावर लॉस हो रहा है, तो आपको एंगल पता होना चाहिए कि V2 और I2 के बीच का एंगल,
इतना cos फाई निकाल लेंगे। तो इसे मैं कह रहा हूं, चलिए इसको मैं लिख देता हूं फाई 2, इसे मैं लिख दिया फाई 2, और इसके बीच का एंगल क्या बन जाएगा, फाई 1 बन जाएगा। तो जो भी चीज आपको निकालनी है, कितना पावर खा रहा है, कितना पावर ले रहा है, कितना दे रहा है, कितना इंपेडेंस एंगल है, ठीक है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, आप यहां से बता सकते हैं। तो आपके पास ये कुछ अप्रोच है फॉर फेजर डायग्राम। आपका फेजर डायग्राम ट्रांसफॉर्मर का है कैसा, ये मैं तब बनाया हूं दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, ये तब बनाया हूं जब मैं क्वासी स्टैटिक स्टेट को मान के चल रहा हूं। क्वासी स्टैटिक स्टेट ये डिफाइन करके चल रहा है कि सिर्फ उसमें एक ही फ्लक्स फ्लो कर रहा है, एक ही फ्लक्स फ्लो कर रहा है। जैसे आप देखोगे तो कहने का मतलब है जो एमएमएफ हुआ, यहां से एक फ्लक्स गया था कितना, फाई 1, और इधर से फ्लक्स गया था कितना, फाई 2। तो यहां पे जो नेट फ्लक्स फ्लो कर रहा था वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट था। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लक्स इसमें रोटेट कर रहा है, एक ही फ्लक्स रोटेट कर रहा है, और उसको रेफरेंस मान के मैं क्या बनाया हूं, ये फेजर बनाया हूं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पे हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट फेजर डायग्राम आपका कैसा है, एग्जैक्ट फेजर डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, नाउ अगर इसी से कोई पूछे नो लोड पावर फैक्टर बताइए, तो वो ये उतना ही होगा, कितना, फाई नॉट। तो नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू कितना, कॉस फाई नॉट, इतना ही अवेलेबल होगा। ठीक है, नाउ आगे हम लोग और भी बातें करेंगे जहां पे हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे फेजर डायग्राम का। दो तरह का फेजर, जो भीमरा और अशफाक वगैरह है वो भी, और जो मैं बता रहा हूं इस तरह से वो भी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और जानेंगे कि क्यों हम लोग दो तरह का फेजर बना रहे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत। दोनों ही सही है दोस्त, दोनों ही सही है। ठीक है, बात करेंगे। एक बार हम लोग फ्लक्स के ऊपर बैठ जाएंगे, एक बार हम लोग सर्किट के ऊपर बैठ जाएंगे। खैर, बताने को एक बार बता चुका हूं आइडियल ट्रांसफार्मर में, फिर से हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बिजली, पानी, पेड़ लगाइए और कोशिश करिए कम से कम पोल्यूशन फैलाए। थैंक यू।